नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, हर चुनौती का सामना किया गया है, लेकिन विपक्ष ने मोदी सरकार के 11 सालों को लेकर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आज की बात छोड़ मोदी सरकार 2047 के सपने बेच रही है। इसी को लेकर चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र में मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो चुके हैं और तीसरे टर्म की सरकार को भी 1 साल पूरा हो गया है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी अभियान चला रही है। जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं। इसी अभियान के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने कई बोल्ड डिसीजन लिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो या 3 तलाक लागू कर मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने की बात हो या फिर वक्फ बोर्ड कानून लाने जैसे बड़े निर्णय मोदी सरकार में हुए। वहीं भारत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की दृष्टि से बड़े निर्णय सरकार में लिए गए। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने हर चुनौती का सामना किया है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर समस्या को सामने से कन्फ्रंट किया है। ही हैज कन्फ्रंटेड फ्रॉम द फ्रंट, कभी इधर उधर की बात नहीं की है। प्रधानमंत्री जी ने कन्फ्रंट करते हुए सामने से कहा है, एक स्पष्ट रूप में कहा है कि कोई भी टेररिस्ट घटना को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और साफ कहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भभकी बंद करो और साफ कहा है कि टेररिस्ट और टेररिस्ट को संरक्षण देने वाले में अंतर नहीं समझा जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी इन 11 सालों को गौरवशाली बताया। मोदी जी के 11 वर्ष गौरवशाली पूरे हुए हैं। हम गौरव का उत्सव मना रहे हैं। देश किस गति से आगे बढ़ा है और देश मोदी जी का जो सपना है, मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा। तो वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक घटना को लेकर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि 2025 की बात छोड़कर मोदी सरकार सिर्फ 2047 के सपने बेच रही है। मोदी सरकार के 11 सालों में न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार किया गया। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तानाशाही का आरोप मोदी सरकार पर लगाया। बहरहाल मोदी सरकार के 11 साल पर बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी जहां अपनी उपलब्धियों का जश्न मना रही है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, मोदी सरकार के 11 साल, बीजेपी के दावे और विपक्ष के आरोपों को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप आजाद, प्रवक्ता बीजेपी, डिबेट में जुड़ गए हैं। प्रवक्ता कांग्रेस कमल हाना जी डिबेट में जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत क्योंकि सरकार के 11 साल से जुड़ा मुद्दा है, जाहिर है बीजेपी से ही होगी। संदीप जी, 11 साल कितना कमाल और क्या आ गए भारत के अच्छे दिन? बहुत जोर शोर से वादा किया गया था। जी ज्योति जी, सबसे पहले तो आज वर्तमान जो हमारी केंद्र की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके आज 11 साल पूरे हुए। 9 जून को उन्होंने तीसरी बार शपथ ली थी पिछले साल और ये बड़ा हर्ष का विषय था कि उस कार्यक्रम का हमें भी साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो आज मैं सब देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसका 1 वर्ष पूरा हुआ है, उसकी बधाई देता हूं। और निसंदेह जैसे कि आज जिक्र भी हुआ, पूरे दिन से चर्चा भी चल रही है और आपके टीवी चैनलों पे भी चर्चा है, तो ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार है, जिसका लक्ष्य है अंत्योदय तक, अंतिम व्यक्ति तक जो चीजें हैं उनको लेकर के जाना। और निसंदेह देश के अच्छे दिन आए हैं।
जिस विषयों पे पिछले कभी 70 सालों में कभी काम ही नहीं किया गया, जिनको कभी छुआ ही नहीं गया, जिन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, ऐसे तमाम सारे विषयों को पिछले 11 साल में छुआ गया। गरीब से गरीब व्यक्ति की सुध ली गई, हर वर्ग की सुध ली गई पिछले 11 साल के अंदर, और हर क्षेत्र में हर दिशा में काम हुआ है। सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की बात नहीं कर सकते हम। गरीबों के कल्याण की बात करें, वंचितों के सम्मान की बात करें, चाहे किसानों के कल्याण की बात करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, तमाम तरह की जितने भी फील्ड हैं, चाहे खेलों की बात करें, चाहे किसी भी फील्ड को आप देखेंगे, हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया है और हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो, ऐसे प्रयासों को लेकर के पिछले 11 साल से सतत प्रयत्नशील है वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो, और लगातार हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी डिबेट आगे बढ़ेगी तो हम एक एक विषय पे चर्चा भी करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले जो गरीब कल्याण की सरकार है, जो सुशासन का वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में बने, जिस प्रकार के हालात देश में उस समय थे, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलाबाला था और किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी, और तमाम तरह के मुद्दे थे जिन पे काम करने की आवश्यकता थी, और नेतृत्व ने उसका संज्ञान लिया और उन सब विषयों पे काम हुआ। एक एक चीज पे आप देखेंगे तो तमाम सारे आंकड़े भी हमारे पास में हैं। जब डिबेट आगे बढ़ेगी तो हम सब पे चर्चा करेंगे। चलिए, डिबेट तो आगे ही बढ़ रही है, आपको एक बड़ी उपलब्धि भी बताए ना, आप कह रहे हैं आंकड़े बताएंगे, तो पहले उत्तर में भी थोड़े आंकड़े बताए कि संदीप आजाद को सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लग रही है कि ये ऐतिहासिक हो गया कि देश में 11 सालों में, जो कभी नहीं हुआ था। जी देखिए, इस समय हम देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। ये हमारी मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। धारा 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा जो लंबे समय से विपक्ष उठाता रहता था, और भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प भी था कि जब भी कभी सत्ता में आएंगे पूर्ण बहुमत के साथ तो धारा 370 को हटाने का काम करेंगे। वो मुद्दा हटाया, और मुझे लगता है कि ऐसा एक वो बना दिया गया था, हुआ बना दिया गया था कि धारा 370 को तो कोई छू नहीं सकता। ऐसे तमाम तरह के कानून लेकर के आए, चाहे वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विषय था, इसके अलावा चाहे वो नई शिक्षा नीति आई है उसका विषय है, चाहे वो किसानों को एमएसपी देने का विषय है। बहुत सारे आंकड़े हैं मेरे पास जो मैं इस चर्चा में, अगर हम कहेंगे महिलाओं को 33% आरक्षण देने का विषय है, इसके अलावा चाहे 3 तलाक का विषय जिस पर मोदी सरकार ने काम किया उसको खत्म किया, ऐसे तमाम सारी योजनाएं हैं। और एक मुझे लगता है कि इस पूरी डिबेट के अंदर वो सारी योजनाएं और सारे आंकड़े नहीं रखे जाएंगे, लेकिन मैंने कुछ मोटे मोटे जो काम आपको बताए हैं। राम मंदिर का मुद्दा था जो विपक्ष लगातार उठाता रहता था कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा, हम तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने उसकी तारीख भी बताई, उसका निर्माण भी करवाया, जो देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय था। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पे राम मंदिर और 370 तो आप लोगों के ही मुद्दे थे, और ठीक है, राम मंदिर का भी कानून के रास्ते पैरवी करते हुए आप लोगों ने मजबूती से अपने मुद्दे कुछ खत्म किए हैं, ये काबिले तारीफ है अपने आप में। कमल जी, 11 साल बेमिसाल बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, 11 उपलब्धियां जेपी नड्डा की ओर से भी गिनवाई गई। ज्योति जी, आपको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी सादर नमस्कार। 11 साल में वो सिर्फ 11 काम में गिना पाए, कितने शर्म की बात है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि खुद को मैं अपने आप को बधाई देता हूँ। क्या देश की बर्बादी पर खुद को बधाई देते हैं? देश पर कर्ज हो गया 225 लाख करोड़ का, 55 लाख करोड़ के पीछे पूरे राष्ट्र का निर्माण हुआ। प्रदेश पर हरियाणा की बात करूं, हरियाणा की प्रवक्ता हूं तो 56-57 हजार से लेकर 5 लाख करोड़ तक का कर्जा हो गया। कहाँ गया? कोई काम नहीं हुआ, कोई पावर प्लांट नहीं। आज आपने शायरी नहीं सुनाई कमल जी, मुझे लग रहा था शायरी से ही आप करेंगे आगाज। अरे सॉरी, मैं शुरू कर लेते हैं, सॉरी। हाँ जी, क्या जुलूस है आगे अंधे और पीछे गूंगे बहरे हैं, क्या जुलूस है आगे अंधे पीछे सब गूंगे बहरे हैं। जो सक्षम है वो पीछे लज्जा के पर्दे में ठहरे हैं, नया खून आगे आने के बदले पीछे क्रुद्ध खड़ा है, और इस सारे जुलूस में हमारा देश कंगाल मुंह बाए खड़ा है, बर्बाद देश मुंह बाए खड़ा है। तो मैं ये कह रही थी कि ये बधाई जो देश को दे रहे हैं तो देश की बर्बादी पर दे रहे हैं। अगर मैं थोड़े से इनके काम बता दूं, कर्जा तो मैंने बता ही दिया प्रदेश पर और देश पर। ये दुर्भाग्य है बहुत बड़ा। ये कमल जी कह रही है कि हमारा देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। ज्योति जी प्लीज। जी कमल जी, जिस प्रकार की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है मुझे आपको बीच में टोकना पड़ेगा। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, भाषा का तो जाके मोदी जी को समझाइए, बेधुरी जी को समझाइए, अपने उसको समझाइए, विजय शाह को, देवड़ा को समझाइए, जाकर उनको समझाइए, और जांगड़ा को समझाइए, हमें ना समझाइए भाषा के इस्तेमाल का। हम पढ़े लिखे, वी आर एजुकेटेड पीपल। अब मुझे बात करने दीजिए अगर आपकी जो आपके कार्यक्रम है जो आपने किया देश को बर्बाद करने के लिए, वो जरा गिनवा रही थी मैं, जरा शांति से सुनिए आप। सबसे पहले तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को सारी स्वायत्त संस्थाओं को उन्होंने अपने कब्जे में किया। यहाँ पर मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि जब मोदी से एक बार इंटरव्यू लिया गया, किसी ने लिया काफी टाइम पहले, शायद जब इमरजेंसी आपने लगाई थी, साथ मत बोलिए, नहीं आप साथ मत बोलिए। किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को आपने, संदीप जी आप क्यों साथ बोल रहे हैं? आपसे मैंने शुरुआत में 2 सवाल पूछे, आप अपनी बात पूरी करके बात खत्म करके खुद से रुके थे, आपको बीच में किसी ने नहीं टोका।
तो आप धैर्य से दूसरों की बातें सुने। आपको लग रहा है किसी बिंदु पर आपको टोकना चाहिए, आप अपने समय में बोलेगा, मैं टाइम दूंगी आपको बोलने के लिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम नहीं है, मैं जवाब दे दूंगी। एक तो सबसे पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन से सीबीआई को हटाया, लोकतंत्र में लोग को इन्होंने टोकतंत्र बना दिया, चंदा धंधा छापा, चंदा चोर के साथ साथ वोट चोरी भी करी इन्होंने, और क्या क्या काम नहीं करे इन्होंने। जहां जिन बूथों पर कमजोर होती है वहां बूथ कैप्चरिंग करी, वोट प्रतिशत घटाया बढ़ाया, इन्होंने सारे काम किए। मतलब हर हथकंडा अपनाया इन्होंने कि ये सत्ता में रहे, सत्ता की हवस इनको इतनी जबरदस्त है। क्योंकि इनको ये कहीं डर है ज्योति जी, आप माने या ना माने, इनको डर है कि जब अगर ये सत्ता से हटे इनकी फाइलें खुलेंगी तो क्या हर्ष होगा इनका। खैर मैं अब दूसरी बात करती हूँ। रोजगार कितने मिले? 10 लाख केंद्रीय रोजगार खाली पड़े हैं, प्रदेश में 2,17,000 खाली पड़े हैं, हरियाणा में कोई भर्ती नहीं हो रही, जो भी हुई है कच्ची भर्तियां हुई हैं। ठीक है, शिक्षा पर कोई काम नहीं हुआ, आज स्कूलों में जाइए सब चीजों का निजीकरण किया जा रहा है और वो इतनी मोटी मोटी फीस लेते हैं कि आम आदमी वहां पर पढ़ाई नहीं कर सकता। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का हाल आप देख लीजिए, रोज 5-6 रेप होते हैं, रोज आपके फिरौतियां मांगी जाती है, क्या क्या नहीं होता। किसान के लिए इन्होंने क्या किया? अभी तो शंभू खनौरी बॉर्डर से नायब सिंह सैनी उनको दिल्ली नहीं जाने देना चाहते थे और उसको भगवंत मान को उसको डराकर वहां से उनके ऊपर बुलडोजर चलवा दिए, जो कि नहीं, जो कि उनका डीएनए नहीं है आम आदमी पार्टी का, कि बुलडोजर चलाइए भाजपाइयों का ही है जो यूपी में चलता है। महंगाई पर आप देख लीजिए कितना बुरा हाल है मैडम। मैं बता रहा हूँ आपको, जो चीज कपड़ा भी आज लेने जाओ 2,000 में जो चीज मिलती थी आज 5-6 हजार में मिल रही है। कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, एक सस्ता हुआ है तो इंसान की जान सस्ती हुई है। कृषि के 3 काले कानून लाए गए, वो वापस लिए गए क्योंकि उसमें 750 किसानों की हत्या रही है सरकार। 4 किसान अभी मारे, कीले ठोकी, खड्डे खोदे, क्या क्या नहीं किया। ये इनकी मैं बता रही हूँ, मैं जो इनकी है महिला सुरक्षा के नाम पर जो टोटल फेलियर। हमारी पहलवान बेटी को कैसे घसीटा पीटा गया दिल्ली में और पूरे देश ने, विश्व ने भी देखा। कहते हैं ना टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो हमारी जो यहाँ खबरें होती है वहां की अगर इधर आती है तो हमारी भी उधर जाती हैं। तो इन्होंने फेक न्यूज में इंडिया को अव्वल बनाया, फेक न्यूज में नंबर 1 है। पर कैपिटल अपने आप को बताते हैं चौथी विश्व की इकोनॉमी। ठीक है, लोगों के टैक्सों को लूट कर आपने इतना इकट्ठा कर लिया, और लेकिन आप पर कैपिटल जीडीपी में 143वें नंबर पर, प्रेस फ्रीडम में 151वें नंबर पर, हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 नंबर पर, पाकिस्तान हमसे बेहतर है, उसमें 100वें नंबर पर या 98वें नंबर पर पाकिस्तान है। ठीक है जी, और सेना की वर्दी पहनकर इन्होंने हमारी सेना का अपमान किया और उनके सिंदूर उनकी रगों में बहता है। जरा मैं आजादी जरा आप नोट कर ले क्वेश्चन मेरा, आपकी रगों में क्या बह रहा है? व्यापार बह रहा है, धन बह रहा है, चाटुकारिता बह रही है कि आपकी रगों में भी गर्म सिंदूर बह रहा है? जरा बता के जाइएगा आप। ऐसी बातें करते हैं कि इतना मजाक खुद ही उड़वाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है जी, विदेश नीति में फेल, कूटनीति में फेल। अभी देखिए कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, पाकिस्तान हीरो बन गया, उनको 70 से मदद मिल गई, लेकिन हम 4 आतंकी नहीं पकड़ पाए। कहते थे यानी लव लेटर अपने टाइम पे जब सीएम थे पीएम, तब कहते थे लव लेटर लिखते हैं को उनकी भाषा में जवाब देना कि भाई कहाँ से 4 आतंकवादी मार के आराम से चले गए, फिर तैर करने आए थे जिसको मारा पीट के चले गए। हमारी 26 बहनों बेटियों के जो है सुहाग उजाड़े गए, और ये उसके नाम पर उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये तो सेना का राजनीतिकरण करने से बाज नहीं आ रहे हो, सेना को अलग छोड़ दो। चलिए, सेना को लेकर भी पाकिस्तान पर जो एक्शन लिया गया, सरकार ने कुछ एक्शंस को उपलब्धियों के तौर पर भी पेश किया है। आप लोग उसे 10 सेकंड और दीजिएगा, 10 सेकंड प्लीज। डेलीगेट भेजे इन्होंने विदेश में बताने के लिए विपक्ष को कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बैरंग लौट आए। वहां पर सीडीएस जाके संग्रिया डायलॉग में बता रहे हैं, बात करें, वो अपने देश में क्यों नहीं बता सकते? उनको रोका गया इसका मतलब। ठीक है जी, और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, वो जश्न मना रहे हैं और हम यहाँ पर मातम बना रहे हैं। आप कहते हो ठोक देंगे, होग देंगे। ठीक है। देखिए, पाकिस्तान ने तो 1971 में जब स्वर्गीय इंदिरा ने 2 टुकड़े कर दिए थे तब भी जश्न मनाया था। पाकिस्तान ने किसी हार को कभी हार नहीं माना। पाकिस्तान कभी एडमिट नहीं करता है कि पाकिस्तान जंग के मैदान में हारा है। ये आप बखूबी जानती हैं कमल जी। चलिए, मैं अब इनेलो को चर्चा में, हाना जी, मैं इनेलो को चर्चा में शामिल कर रही हूँ। मैंने आपको बहुत सारा टाइम दिया अपनी बात करने के लिए। पाकिस्तान ने जश्न मनाया था, मैंने आज तक ये शब्द नहीं सुने कि पाकिस्तान ने जश्न मनाया था 1971 में। पाकिस्तान ने कभी किसी हार को, देखिए, किसी भी हार को एडमिट नहीं किया। पाकिस्तान के सेना के जो अधिकारी हैं बड़े बड़े मेडल्स लिए फिर रहे हैं भारत पर। हर जंग में हर जंग में वो जीत ही कहते हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान की फितरत को, हम बखूबी जानते हैं। हाना जी, हमारे यहाँ पर गोदी मीडिया में ये पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं ज्योति जी, इस डिबेट में बैठ करके पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, यहाँ बैठ करके पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इनकी फितरत रही है हमेशा से। मुझे आवाज ठीक से नहीं मिल रही, आपकी आवाज नहीं ठीक से मिल रही। तो मैं अब एक बार फिर से विषय पर लौटते हुए पाकिस्तान को लेकर जो हुआ है उसमें, ठीक है, सरकार भी अपने एक्शन, सेना के माध्यम से जो एक्शन लिए गए उनको उपलब्धि के तौर पर बता रही है कि 2014 के बाद क्या क्या किस तरह से करारा जवाब दिया गया।
आप लोग ठीक है, उसे सरकार की खामी के तौर पर बता रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं पाई, दोनों ही पक्ष हैं। मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। रेड्डी साहब, 11 साल कितना बदला भारत, क्योंकि अब से करीब 4 महीने बाद हरियाणा में भी बीजेपी सरकार 11 साल अपने पूरे करने जा रही है, तो कितना बदला देश, कितना बदला प्रदेश, इनेलो कैसे दिख रही है? ज्योति जी, सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस वाले भाइयों को एक बात समझाना चाहता हूं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे पुलवामा वाला बात हो, ये सारी की सारी इंडियन आर्मी के द्वारा की जाती है, सरकार के दिशा निर्देश में, गाइडलाइन में की जाती है। और जिस प्रकार से पुलवामा के बाद भी और आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कांग्रेस पार्टी जो ये इस तरह की बकवास करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं इनको अपना मंथन करना चाहिए। आखिर आप क्या पाकिस्तान को ये बताना चाहते हो कि हमारे देश का तुमने क्या नुकसान किया? ये बार बार इस तरह की बातें उठा करके ये भारत देश का या भारतीय सेना का अपमान करने का काम क्यों करते हैं? क्या इन आदमियों में इतनी समझ नहीं है कि दो देशों का युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ होता है? हमारे देश का भी हुआ होगा, चलो जो भी हुआ होगा, लेकिन क्या उसको सरेंडर करवाना, कितनी बड़ी बात क्या है, उसको दुश्मन देश को बताना, मोदी ने सरेंडर कर दिया, क्या कहा? बहुत गलत कहा ये। राहुल गांधी जी ने ये बहुत कहा, बहुत गलत कहा। ट्रंप ने कहा नरेंद्र सरेंडर, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट और देश के खिलाफ का स्टेटमेंट था। ये देश के खिलाफ का स्टेटमेंट है। इनको यही नहीं पता कि क्या कहना चाहिए, हमेशा से फितरत रही है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्योति जी, हम सैल्यूट करते हैं हमारी आर्मी को। हमने 4 घंटे में पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम किया और पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और बिल्कुल ज्योति जी, आप ठीक कह रही थी कि कमजोर आदमी कभी हार नहीं मानता, वो हमेशा यही कहता अब के करके दिखाओ, अब के मार के दिखाओ। वो कमजोर आदमी है और हमारे सामने वो कहीं नहीं टिक पाया और ना ही आगे टिक पाएगा। हमारी सेना के ऊपर, ये हमारी मजबूत सेना के ऊपर पूरे देश को पूरा भरोसा है। दूसरी बात, जो आज की डिबेट है ज्योति जी, देखिए हर कोई सरकार कोशिश करते है कि हम अच्छा करें, प्रदेश को अच्छा, देश को अच्छा देने का काम करें। शारण भाटिया भी भाजपा के। आंडा जी, आपको ज्ञान तो है नहीं, क्या आपको ज्ञान तो है नहीं क्या करना क्या नहीं करना? आप तो बीच में वैसे जंप लगाते रहते हो, उछलती रहती हो आप। प्लीज आप चुप होकर के सुनिए। ये देश की बात है, देश की बात में हम सरकार के साथ हैं देश के बारे में। और आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे भाई क्यों कहते, मैं चुप हो जाऊंगा, छोड़ो आप बोल लो। कमल जी, भाजपा और इनेलो वाले मैं बंद हो जाता। आप इनके पहले वाक्य इसको पता तो है नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बीजेपी प्रवक्ता बोले थे, आपने देखिए आपत्ति जाहिर की, मैंने रोका, पता ही नहीं आपको बात क्या करनी है। मैंने उनको रोका, तो आपकी देश का भाषा से भी अगर आपको दिक्कत है आप अपने समय में बोलिए। भाषा गलत इस्तेमाल ना करे इनेलो प्रवक्ता जो भाजपाई है, बकवास करना नहीं बोलना करती है। आप प्रस्ताव पढ़ देते हैं, प्रस्ताव पढ़ दो, देश का कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान को ठोक दिया कि नहीं ठोक दिया, क्या भाषा आपकी? क्या भाषा है? क्यों नहीं ठोक दिया? हिंदुस्तान ने ठोका पाकिस्तान को और 4 घंटे के अंदर उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया। मैं कहता हूं दावे के साथ किया है। दूसरी बात ज्योति जी, देखिए निवेदन है आपसे, आप डिस्टर्ब ना करें प्लीज। देखिए जहां तक राजनीतिक मामले की बात है ज्योति जी, राजनीतिक मामले में ये ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 370 का अब्रोगेशन हुआ, राम मंदिर भी बना, कुछ अहम फैसले जरूर लिए, लेकिन जो मामला था, जो राजनीतिक के उनका स्टेटस था, वो कहीं ना कहीं गिरा है, जो कि 2024 के चुनाव में देश की जनता ने इनको दिखाने का काम किया। 3 नोट 3 की सरकार जो कहती थी कि भाई हम 3 नोट 3 की सरकार हो और आगे इसको बढ़ा करके लाएंगे, देश की जनता ने इनको 242 पर रोकने का काम किया। ये अपने आप में एक सर्टिफिकेट है, प्रमाण है कि मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो गिरा है, उसमें कमी आई है। और इसके बाद जो कई और फैसले, जैसे कर्ज की हम बात करें, 2019-20 में हिंदुस्तान के ऊपर 83.19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और 2019-20 से जो 2024-25 में बढ़ करके लगभग दुगुना 166 करोड़ के लगभग इंटरनल डेब्ट हुआ है हमारे देश के ऊपर, उसको डबल करने का काम किया।
इसी तरह से जो एक्सटर्नल डेब्ट है हमारा, वो भी 2023-24 में 19-20 में 29.30 लाख करोड़ रुपए का जो होता था, वो हमारा जो है 24-25 में 57.49 लाख करोड़ हो गया है। ज्योति जी, एक तो हमारे देश के ऊपर कर्ज बहुत बढ़ाने का काम किया इस सरकार ने, बहुत ज्यादा कर्ज में इस देश को डुबोने का काम किया। ये एक फेल्योरनेस ऑफ दिस गवर्नमेंट रही। दूसरी बात देखिए, इन्होंने कई फैसले ऐसे किए, जैसे अग्निवीर का फैसला ये लेकर के 370 का फैसला मैं सही मानता हूं, हमने उस टाइम भी कहा कि सही फैसला हुआ है, लेकिन जो अग्निवीर का ये फैसला लेकर के आए वो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था। उसमें कहीं ना कहीं हमारी आर्मी को नुकसान होगा, कमजोर होगी हमारी आर्मी। ये फैसला देश हित में नहीं है, ये इनको नहीं लेकर के आना चाहिए था। तीसरा जो फैसला इनका है, ये कहते हैं कि हमारी सरकार अंत्योदय के लिए काम करती है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपकी सरकार ने अंत्योदय के लिए काम किया है तो आज हमारे देश में 80 करोड़ जनता बीपीएल में क्यों आ गई? 140 करोड़ में से 80 करोड़ यानी कि मोर देन 50%। आपने जेपी नड्डा को सुना होगा, उनकी ओर से बताया गया कि हमने 26 करोड़ गरीबों को गरीबी से ऊपर उठाया है। जी हाँ, मैंने सुना है, उसका भी स्टेटमेंट सुना है, 26 पॉइंट समथिंग है वो। लेकिन इसके बावजूद आफ्टर दैट ये कहते हैं कि 80 करोड़ को हम फ्री राशन दे रहे हैं। ज्योति जी, मैं नहीं कह रहा, ये सरकार दावे के साथ ठोकती है, कहती है। हर सभा में मोदी जी स्वयं अपने मुखारबिंद से इस बात की घोषणा करते हैं कि आज हम देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। तो फिर आखिर वो 26 करोड़ तो कम से कम इसमें से माइनस करके बोलना चाहिए ना इनको। ये खुद ही नहीं उसको माइनस कर रहे हैं। तो 140 में से जो 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं, तो ये एक बेईमानी है। इन्होंने गरीबी को खत्म नहीं किया, बल्कि गरीबी इस शासन में बढ़ी है। दूसरी बात ज्योति जी देखिए, महिला उत्पीड़न, आप देखिए हर जगह कितने केस महिलाओं के उत्पीड़न के हुए हैं, और ये इनका भी ग्राफ बढ़ा है, घटा नहीं है, ग्राफ बढ़ा है। इसके अलावा बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है हमारे देश में, बेरोजगारी बढ़ी है, घटी नहीं है। महंगाई भी बढ़ी है। ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर सरकार इनको कंट्रोल नहीं कर पाई। और जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था, अभी 4-5 दिन पहले भी स्टेटमेंट आया था एनएसओ का, वो मैंने देखा था। उसमें जो जीडीपी ग्रोथ हमारा, जो हमारा एस्टिमेटेड ग्रोथ था, उसमें भी कभी न कभी कहीं ना कहीं मतलब उसमें डाउनफॉल आया है, वो पूरा नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, वो भी कम नहीं हुई जिस दर से कम होनी चाहिए थी। जो हमारा एवरेज इन्फ्लेशन रेट है शायद 3.4 कितना है, उससे ऊपर ही महंगाई की दर रही है, उससे नीचे वो दर कभी नहीं आई। और जीडीपी का जो ये कहते हैं कि हम जो है ना 2047 तक इंडिया को जो है ना सुपर पावर बना देंगे या सेकंड हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, उसके हिसाब से जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है वो ग्रोथ हमारा नहीं चल रहा है। इस साल का 24-25 का भी ग्रोथ है, जो हमारा एक्सपेक्टेड था 7.4 समथिंग था, और 6.7 लगभग हुआ है, वो भी आशा के विपरीत ही मतलब रहा, और जो ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात जो है एजुकेशन के सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में ये बताएं संदीप जी कि आपने क्या कोई विशेष अचीवमेंट लेने का काम किया है? मेरा मानना, खास करके यदि हरियाणा प्रदेश की इस मामले में मैं बात करूं, क्योंकि आपने दोनों का पूछा, प्रदेश का भी और देश का भी। हरियाणा प्रदेश में एजुकेशन का सेक्टर बहुत ही खराब हो चुका है। नई शिक्षा नीति को लेकर दावा है सरकार का, को इन्होंने नई शिक्षा नीति से पूरा बदलाव का दावा किया जा रहा है। देखिए ज्योति जी, नई शिक्षा नीति जो आई है वो कब तक लागू होगी, कब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, और नई शिक्षा नीति के तहत जो आज हरियाणा प्रदेश में 50% का स्टाफ खाली है, उनकी वैकेंट पोस्टें पड़ी हैं, उनका एनरोलमेंट कब शुरू होगा, कब उनकी भर्ती होगी और कब वो लागू होगा। और एक और बात देखिए, हरियाणा प्रदेश में अभी 4-5 दिन पहले की बात है, कुरुक्षेत्र की न्यूज आई थी, महात्मा ज्योतिबा फूले इंस्टीट्यूट ITI है जो, वो PP मोड में देने का काम किया इन्होंने, नवीन जिंदल के साथ MOU करने का काम किया। और नवीन जिंदल का बयान था कि ऐसी 14 ITI और हैं जिनको PPP मोड में लेकर के उनको जो ना संशोधित किया जाएगा और विकसित किया जाएगा। कहीं न कहीं ये खतरे की घंटी है। ये सरकार जो है एजुकेशन को प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रही है, सरकारी स्कूलों को मर्ज कर रही है और प्राइवेटों को आगे बढ़ावा देने का काम कर रही है। ये भी देश और प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है, इसको रोका जाना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और अगली बात जो है मैं कहूंगा, इसमें इलेक्शन कमीशन 2-3 फैसले और सरकार ने गलत किए।
एक तो जो सिलेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज है, जजेज की जो फैसला है उसमें इन्होंने जो पहले पैनल होता था उस पैनल को चेंज करके गलत किया। इलेक्शन कमीशन के लिए जो पैनल होता था उसके सिलेक्शन के लिए कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन, उसमें जो प्रधानमंत्री ने अपनी स्वेच्छा या अपने आप को शामिल करके उस रूल को जो तोड़ने का काम किया, ये भी सरकार का एक गलत फैसला है और इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। जब तक इनकी सरकार है, इनको अच्छा लग रहा है कि हम अपनी पसंद के हमारे कमिश्नर को बिठा लेंगे, हमारे आयुक्त को बिठा लेंगे, लेकिन जब कभी इनकी सरकार जाएगी तो इनको ही उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कुछ फैसले ऐसे हैं जो इन्होंने गलत किए। इन्होंने वायदा किया था कि हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का काम करेंगे, वो 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी गई, बल्कि 2 करोड़ बेरोजगार प्रतिवर्ष ज्यादा बढ़ने का काम हुआ। एक और लास्ट ज्योति जी, जो संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया गया है वो इस सरकार में सबसे ज्यादा हुआ है। जिसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया उसी के खिलाफ जो है संवैधानिक संस्थाओं, चाहे वह ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, उनका प्रयोग करने का काम किया। वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय इस सरकार कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी भी हमारे साथ हैं। जादून साहब, अमृतकाल के 11 साल या फिर अघोषित आपातकाल जो कि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार जो 2014 से आई तो कई क्षेत्रों में काम भी हुआ है, बहुत तेजी से हुआ। और वो जो है 2014 से पहले की सरकारों के जो आंकड़े हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनकी तुलना 2014 के बाद से जो काम किए गए उनसे करते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि सरकार ने जो है विभिन्न सभी क्षेत्रों में अपनी स्पीड बढ़ाई है। लेकिन समस्या भी है, समस्या हमेशा जुड़ी रही है। जैसे अभी बेरोजगारी, महंगाई की बात चलती रही है, बेरोजगारी महंगाई है, लेकिन सरकार का एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो प्राइवेटाइजेशन की, उससे एजुकेशन महंगी हुई। एजुकेशन जो है अफोर्डेबल नहीं रह गई हर आम आदमी के लिए, वो जो है इतनी नहीं रह गई है, इस स्थिति में नहीं रह गई है कि वो आसानी से जो है अपना जो है अध्ययन आगे हायर एजुकेशन में जा सके। बाकी तो सरकार जो है शिक्षा का अधिकार में अधिनियम और वो तमाम तरह की वो लागू किए हुए हैं। अंत्योदय उत्थान भी है और वो प्राइमरी बेसिस पर और सेकेंडरी लाइन में जो है तो स्कॉलरशिप स्कीम्स भी है। लेकिन हायर एजुकेशन बहुत महंगी होने जा रही है। जब तक की बहुत मेरिट पर अगर आप बहुत जो है उपलब्धि शो नहीं करते तो आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है और आपको खुद ही जो है अपने संसाधनों से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। तो शिक्षा बहुत महंगी हुई है प्राइवेटाइजेशन की वजह से, ये अपना जगह एक मुद्दा है। बाकी और क्षेत्रों में सरकार ने बहुत तेजी से काम किया है। तो पिछली सरकारों के जो आंकड़े हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े चढ़े हैं। जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स का वो देते हैं कि इतने 2014 के बाद एम्स खोले गए, मेडिकल कॉलेज जो दिए पिछली सरकारों की तुलना में वो कुछ ज्यादा खोल दिए गए। तो इस तरह का और भी कॉलेजेस की बात भी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात भी है, IIM की बात भी है, IIT की भी बात भी है। तो सभी क्षेत्रों में दूसरे जो है खास तौर से डिफेंस के क्षेत्र में भी जो मेक इन इंडिया का जो सरकार लेके है ये नारा, उसके अंडर में जो काम हुआ है वो काफी उपलब्धि का रहा। और ये जो अभी पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उसमें जो स्वदेशी सिस्टम बनाए गए थे, रक्षा प्रणालियां बनाई गई थी, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और उससे पाकिस्तान को बहुत माकूल बड़ा जबरदस्त जवाब मिला है। तो पाकिस्तान ने महसूस किया है कि भारत अब उस स्थिति में नहीं है कि उसको जो है आंख दिखाई जा सके। और दूसरी शक्ति में जबकि पाकिस्तान खुद अकेला नहीं लड़ रहा था, उसके पीछे चीन और तुर्की और अजरबैजान ऐसे देशों की मदद थी, उनकी हथियार प्रणालियां काम कर रही थी। इसके बावजूद जो है उसमें विपक्ष, क्योंकि अब 11 साल पर बात हो रही है और रिसेंट अभी ये हुआ क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, कमल जी भी कह रही थी और विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि कोई भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा था। तो कहाँ गई हमारी विदेश नीति, कूटनीति कहाँ गई? उसमें तो भारत अलग थलग था। विपक्ष के हवाले से मैं कह रही हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है कि विदेश नीति के मामले में जो हमारा नजरिया अभी तक है वो एक परंपरागत नजरिया। अब वो इंटरनेशनल स्थिति बहुत बदल चुकी है। उसका एक कारण है कि सभी देश जो है एक दूसरे पर ग्लोबलाइजेशन के बाद और नया सिस्टम जिस तरह से आया है कि हरित ऊर्जा, और उस क्षेत्र में जो है ईवी इलेक्ट्रिक वाहन और तमाम तरह की बैटरी, उसके लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है वो कहीं चाइना के पास ज्यादा है, कहीं पाकिस्तान में है, कहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, कहीं यूक्रेन में है। आज रशिया ने अगर यूक्रेन पर हमला किया है तो उसके पीछे ये कारण है
कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जा करना चाहता है और सबको जरूरत है उसकी। आज चाइना जो है करीब 80-85% जो पूरे वर्ल्ड की जो जरूरत है मिनरल रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में वो आपूर्ति करता है। तो अब सब वे अपने स्वार्थों के अंदर में कोई ये नहीं देखता कि आतंकवादी हमला हुआ, बड़ा अन्याय हो गया, बड़ा अमानवीय हो गया, निर्दोषों का खून बहा दिया गया। वो जब देखते हैं कि हमारी जरूरत कहाँ है वो उसके हिसाब से जो है उस पर तय करते हैं। अब विदेश नीति में वो परंपरागत तरीका नहीं चलेगा। अभी देखिए कि तुर्की में भूकंप आया, भारत सरकार ने मदद की, लेकिन वो तुर्की जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा था। बिल्कुल ये देखने की बात है, इसमें कोई विफलता और सफलता का बड़ा मुश्किल होगा। कोई और सरकार भी होगी किसी पार्टी की, उसको भी जो है ये सब मामले सुलझाना बड़ा मुश्किल होगा, हल करना मुश्किल होगा। अभी जो है आपने तटस्थता दिखाई कि जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और आप तटस्थ हो गए, तो रशिया भी अब पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह से खुलकर नहीं आया। हाँ, भारत लेकिन वो ठीक है कि वो भारत के परंपरा ये शुरुआत से ही रहा है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि इन 11 सालों में कोई बदलाव हुआ आगे। संदीप जी, आज की बात छोड़कर, वर्तमान की बात छोड़कर मोदी सरकार 2047 के सपने बेचने में तुली है, ये आरोप है राहुल गांधी की सरकार पर। जी ज्योति जी, देखिए पहले तो मैं जो कांग्रेस के इनेलो के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उस बात का जवाब दे देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता घटी है या भाजपा की लोकप्रियता घटी है। 2024 के चुनाव के अंदर कांग्रेस द्वारा एक नैरेटिव गढ़ा गया है इस देश के अंदर कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 से ज्यादा सीटें आ जाती है तो वो देश का संविधान बदल देंगे। ऐसे एक नैरेटिव के अंदर लोगों को परगलाया गया और उसी नैरेटिव का परिणाम था कि लोग उनकी झांसे में आ गए और मान लीजिए कि 240 पे भारतीय जनता पार्टी सिमटिया, 240 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें देखने वाली यह है कि उस लोकसभा चुनाव के बाद 3 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें हरियाणा है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है। तीनों चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। तो आप देख सकते हैं कि लोकप्रियता घटी है या बढ़ी है, ये इस बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं कमल हांडा जी की बात का जवाब दे देता हूं। वो लगातार आपने देखा कि आपने भी उनको टोका इस बात को लेकर के। उनके नेता ने अभी सरेंडर जैसे शब्द का यूज किया कि नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। तो इनका लगातार सेनाओं का मनोबल गिराने का, विदेशी जो ताकतें हैं उनको साथ खड़ा होने का इनका इतिहास रहा है। और इनके नेता जो प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, वो तो विदेशी धरती पे जाकर के हमारे देश की बुराई करते हैं। किस प्रकार से वो हमारी देश की सेनाओं को, हमारे देश के नेतृत्व को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। नहीं, आप लोग सेना, बीजेपी सेना और सरकार को एक क्यों कर देती है संदीप जी? ये लोग सेना पर थोड़ी ना सवाल उठा रहे हैं। ये तो जो आप लोगों ने सीज़फायर का फैसला लिया उसको लेकर कह रहे हैं कि वो भी तीसरी पार्टी, वो भी अमेरिका की ओर से ऐलान हुआ। तो आप लोग सेना जो कर रही है या जो भी आप लोगों पर एलिगेशन लगाता है विपक्ष, आप लोग सेना पर क्यों डाल देते हैं सारी बातों को? क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल नहीं उठाए, सीज फायर को लेकर प्रश्न किए इन्होंने। 2014 से पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष नहीं सवाल उठा रहे। 2014 से पहले जब कितने आतंकवादी हमले भारत पे हुए, कितने आतंकवादी हमले भारत पे हुए, क्या कार्रवाई हुई पुराने नेतृत्व के द्वारा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, सबने देखा है। लेकिन 2014 के बाद जब दुश्मन देश पाकिस्तान ने हमारे देश की तरफ आंख उठाने का प्रयास किया है, जब उसने हमारे देश पे हमला करने की कोशिश की, प्रायोजित आतंकवादी हमारे यहाँ भेजने की कोशिश की, उनका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाओं ने दिया। लेकिन इसके पीछे कारण होता है सशक्त नेतृत्व भी होता है। इसके पीछे नेतृत्व की बदौलत ये सब कुछ हो पाता है। सेनाओं का नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं, नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। जो सीज़फायर का फैसला है नेतृत्व पे भरोसा इस देश को है, इस देश को भरोसा है इस देश की सेना पे, उस देश के नेतृत्व पे। मैं जवाब दे दूं ज्योति जी? अब जिस प्रकार से ये लोग नेतृत्व, संदीप जी अपनी बात पूरी कर लेते हैं। जिस प्रकार से लोग नेतृत्व मेरा जो सवाल था, मैं इंतजार कर रही हूँ आप उस पर आएंगे। आपको याद है ना मैंने क्या पूछा था आपसे, आप उसका उत्तर दीजिए। जी बताइए। कमाल है, आप मेरा सवाल आप भूले बैठे हैं। मैं विकसित भारत को लेकर 2047 के जो दावे कर रही है, जो सपने दिखा रही है सरकार राहुल गांधी के मुताबिक, वो जो आरोप लग रहे हैं कि आप आज की बात नहीं कर रहे हैं, आप 2047 के सपने बेच रहे हैं, उस पर भी कुछ कहिए आप। ज्योति जी, आज की बात नहीं कर रहे तो फिर काम वर्तमान में हो रहा है ना। काम तो क्या हम किसी भी देश का, जब हम अपने भविष्य को लेकर के, क्या एक बच्चा जब 10वीं क्लास में पढ़ता है तो अपना भविष्य तय नहीं करता है कि उसको भविष्य में क्या बनना है, वो अपना रोड मैप नहीं बनाता है कि उसको क्या बनना है जीवन में। क्या अगर उसको IAS बनाना है तो उस हिसाब से तैयारी नहीं करता, उसको सेना में जाना उस हिसाब से तैयारी नहीं शुरू करता है वो। तो हम 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, क्या हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं? आप देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, ये लोग बात करते हैं आज रोड नेटवर्क देखिए देश का, आप किस प्रकार, आप इन लोगों ने कभी रोडों पे, हमने 2014 से पहले भी
देश की सड़कें देखिए, किस प्रकार का हाईवेज का नेटवर्क था, और आज आप हाईवेज का नेटवर्क देखिए, कोई जिला ऐसा अछूता नहीं होगा, हरियाणा का भी देखिए जिससे कोई हाईवे ना गुजर रहा हो। जिस प्रकार से आज हम 2 से 3 घंटे के अंदर हरियाणा के किसी से किसी कोने में पहुंच सकते हैं। ये क्या कांग्रेस की सरकार ने कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया? ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। मैं कहता हूं ज्योति जी, इस डिबेट में छोटी पड़ जाएगी अगर मैं आपको सारे गिनाऊंगा। तो किसानों को अगर 6,000 रुपए सालाना सहायता मिल रही है किसान निधि के तहत, किसानों को फसलों पर एमएसपी मिल रही है, तो किसके कारण मिल रही है? क्या ये मोदी सरकार ने नहीं किया है? आज किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10 लाख करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी, वो किसकी बदौलत हो पाएगा? 2014 से पहले सिर्फ 3 फूड पार्क होते थे, आज 2024 के अंदर 24 फूड पार्क हो गए हैं। हाँ जी, मैं बोलूं ज्योति जी, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं को प्रवेश मिला पहली बार, तो किसकी बदौलत मिला? आप देखिए 33% आरक्षण, 33% आरक्षण महिलाओं को किसने दिया? आज हरियाणा के अंदर पंचायतों के अंदर 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है। तमाम तरह की है। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ा करके 26 सप्ताह का कर दिया गया। ये सब किसने किया? ये मोदी सरकार में हुआ, पुरानी सरकारों में नहीं हुआ। और आतंकवाद को लेकर के जिस प्रकार की नीति भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान केंद्र सरकार ने दिखाई है, क्या इस प्रकार की नीति कभी पहले भारत की रही है? बिल्कुल भी नहीं रही है। आज उस समय 15 एम्स होते थे, आज कितने एम्स? 24 एम्स, 23 एम्स देश के अंदर हो गए। मैंने कहा पहले भी कि हर क्षेत्र में काम हुआ है। अगर उपलब्धियां गिनाएंगे तो मुझे लगता है 1 घंटे की डिबेट आपकी कम पड़ जाएगी। ये कमल जी, मैं बोलूं? आप बोलिएगा। साथ ही मेरा एक सवाल आपसे है, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है? मैडम देखिए, पत्रकार जेल में चला जाता है, जो भी कोई मुद्दा उठाता है भ्रष्टाचार का, आपका स्टैंड अप कॉमेडियन आपका जेल में हो जाता है या बेल पे हो जाता है। कुणाल कामरा की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका या दाढ़ी तेज में तिनके ही तिनके हैं, ठीक है। दूसरी बात है, मैं इनके कुछ और जिसे कहते हैं ना उपलब्धियां गिना दूं। मैं पहले तो एक छोटा सा जवाब दूंगी मैं इनेलो के प्रवक्ता को। इन्होंने चरण वंदना करनी है और एक औपचारिकता निभानी है, भाजपा को थोड़ा सा बुरा कह के। बाकी हमारे लिए भाषा का सही इस्तेमाल करें मिस्टर रेडू, ठीक है। आपने भी अंधभक्ति का चश्मा पहने, इसलिए हमारे बारे में सोचने, बकवास वर्ड यूज करने पहले तैयार नहीं है कि हम भी आपके बारे में कुछ बोले। लेकिन आप एक बार थोड़ा सा ठहरिए, मैं कुछ कहना चाहूंगी। रेडू साहब, कितने आंकड़ों के साथ बीजेपी को घेरते हैं, शायद ही दूसरे प्रवक्ता कभी सरकार को इतना घेरते हैं। और ये बीजेपी की बी टीम आप लोग भले ही कहते रहे, लेकिन ये कांग्रेस की बी टीम भी नहीं है। ये कांग्रेस में जो गलत लगेगा उसको भी उठाएंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ खेल रहे हैं। बीजेपी में गलत लगेगा उसको भी उठाएंगे। दूसरी पार्टी है भाई, कांग्रेस भी नहीं है, बीजेपी भी नहीं है, तो आप क्यों बार बार इनेलो पर हमलावर होते हैं? मुझे समझ नहीं आता है। नहीं मैडम, ये अंदर से साथ है। ये मैं बता रही हूँ 1977 से लेकर 2025 तक इन्होंने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई या उनको समर्थन दिया। आप कह रहे साथ हैं, ओके, मुद्दे पर आते हैं। सुनिए मैडम, मैं एग्जांपल दे रही हूँ ज्योति जी, जरा सुनिए प्लीज। मेरे को 40-50 सेकंड दीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगी आपका वक्त, ठीक है। ट्रम्प का नाम लेने से क्यों घबरा के सीज फायर की घोषणा उसने क्यों की? हम तो, हमारा सवाल ये है, हमें अपनी वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद आवर आर्म्ड फोर्सेस, हमें अपनी सेना जो हमारे अपने बयान से, वो कितनी बार मुकर गए अपने बयान से? ट्रम्प का आप देख लीजिए, वो पहले भी मुकर चुके हैं। वो रशिया यूक्रेन के संघर्ष विराम को लेकर ना कोई विजन है भाजपाइयों का, ना कोई मिशन है सिवाय देश को लूटने का और सत्ता में बने रहने का। कमल जी तथ्यहीन बातें करती है। कमल जी ऐसे तथ्यहीन बात मत कीजिए, जिन बातों का तर्क नहीं है वो बातें मत कीजिए आप डिबेट के अंदर। आपको लगता है कि आप झूठ बोल के अपना निजी स्वार्थ पूरे कर लेंगे, कर लीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी आपको जरूरत होगी आपकी पूरी करती होगी भाजपा के। हम कभी नहीं झूठ बोलते, झूठ आप लोग बोलते हैं। आप लोगों की फितरत है झूठ बोलने की। हमारे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सरकार है, सब कुछ शीशे की तरह साफ है, सब कुछ सामने है जनता के, और जनता के सामने तभी 3 बार जनता ने चुना, इस देश की जनता ने तीसरी बार मौका दिया है। क्यों साथ बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? वो हटते नहीं है, इन सबको लाइलाज दिवानी है। हरियाणा में बीपीएल श्रेणी में आप देखिए, इन्होंने 2022 में 27 लाख बीपीएल कार्ड थे, 2024 आते आते तक वो 52 लाख कार्ड हो गए। तो इन्होंने लोकसभा और विधानसभा में फायदा लेने के लिए इन्होंने बीपीएल के कार्ड बढ़ाए, यानी कि 70-80% के बीच में बीपीएल श्रेणी में अगर हमारा हरियाणा है तो कहाँ से तरक्की हुई है। रोज मैंने बताया पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, खेल कूद के साथ क्या हुआ, लेकर जीन प्रकरण और यमुनानगर के प्रकरण की कभी चर्चा नहीं हुई कि भय राष्ट्र को उठाएगा 3 ट्रक ड्राइवर्स ने और 3-4 घंटे का रेप करके उसको फेंक के चले गए। उसके बारे में कहीं चर्चा नहीं है। बड़ा शेम। औपचारिकता पूरी करते ही इनेलो वाले, मैंने कहा ये इनको फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। कांग्रेस को तो जरूर कोसना ही कोसना होता है इन्होंने, और हमें कहते हैं हम बकवास करते हैं। भाई आप चरण वंदना कीजिए, जितनी आपको करनी है आप लौटिए बीजेपी के चरण में, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे बारे में सोचकर बोलिए। अगर नरेंद्र पर आपको ऑब्जेक्शन है क्योंकि आप में हिम्मत नहीं आप कह सके, आपकी डील है भाजपा के साथ, मैं बता रही हूँ आपकी डील है भाजपा के साथ, गोपाल कांडा के साथ, बीएसपी के साथ आपकी डील है, यहाँ तक कि मैं कहूंगी राम रहीम के साथ आपकी डील है, जो इतना फूला पनपा आप ही के शहर सिरसा में कैसे पनप गया वो।
दूसरी बात, हॉर्स ट्रेडिंग कभी हमने सुनी थी क्या? हमारी जो गोवा में इनके 13 विधायक और हमारे 27-28 और ये सरकार बनाई, अरुणाचल प्रदेश में ये बना के इन्होंने वहां गिराई हमारी सरकार, महाराष्ट्र में इन्होंने क्या खेल किया, ये सारा आपकी सरकारों ने जब आपकी देश में सरकार थी आपने सब कुछ किया है। आपने तो देश को आपातकाल लगा दिया, उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। आपने तो वो हर तक स्वीकार नहीं की थी। 1975 भूल गए क्या आपने देश में इमरजेंसी लगाई थी, भूल गया आप इस बात को? उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं इसी महीने, भूलिए मत आप इस बात को। अरे जो दीदी आप उनको संदीप जी मेरे को कर देते हैं। संदीप जी की ऑडियो डाउन कीजिए। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको ही कर देती हूँ या इनको नहीं रोकती हूँ, ऐसा नहीं है। आप बात पूरी कीजिए, मैं सबको टोकती हूँ। शुक्रिया ज्योति जी, जी शुक्रिया बहुत बहुत ज्योति जी। हॉर्स ट्रेडिंग पहले नहीं सुनी थी, शपथ ग्रहण में ट्रम्प ने नहीं बुलाया, G7 में इन्विटेशन नहीं आया था। वो अभी भी कहते हैं, पहले तो मीडिया चला रहा था जाएंगे नहीं, अरे कोई बुलावा आएगा तभी तो जाएंगे ना। अब बुलावा आ गया, कुछ सोच समझ कर, या उनको लगा कि नहीं कर लो। ये हमारी इज्जत है। आज 100 देशों में घूमकर जनता का पैसा उड़ाकर की एक देश जो हमारा रशिया एक नेचुरल हमारा अलायंस होता था, वो भी साथ नहीं खड़ा हुआ, उसने भी पाकिस्तान के साथ सौदा कर लिया 22,000 करोड़ का। इनको पता तो होता नहीं है, क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप का ज्ञान फैलना होता है, इसलिए वही चीजें बोलते हैं। और मैंने बताया कि इन्होंने कहा सरकार काबू नहीं कर पाई इस जीडीपी को, हम 9.1% पर छोड़कर गए थे हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार। लेकिन ये वही बात है, इनको लगता है कि इन्होंने कांग्रेस को जब तक पहुंचेंगे नहीं भाजपा से, इनको कुछ फायदा नहीं होगा। आयुष्मान योजना इनकी फेल रही, सड़कें 18 करोड़ पर किलोमीटर से 250 करोड़ पर किलोमीटर हो गई, कितने कमाल की बात है। और एक बारिश होती है और वो सड़कें वही टूट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं। आप देखिए कहाँ की मैं बात बताऊं, बिहार में पुल टूटा, कहाँ नहीं टूटा। और कहीं का रोड़ा भानुपंथी ने कुंभा जोड़ा, कितने लोग तो इन्होंने कांग्रेस से उठाए हुए चंदा धंधा छापा चोरी करके, और साथ में इन्होंने ये भी किया, वोट चोरी भी इन्होंने की। मैं खुला बोलती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ इनको, मैं क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन डेटा वगैरह सारा जब हम मांगते हैं क्यों तो डिलीट कर देता है, मन में चोर है इसलिए। ठीक है, दूसरी बात आपकी मैं बताऊंगी कि आर्मी हमारी कमजोर नहीं है। आर्मी हमारी, हमने पहले ही कहा था, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद आवर आर्म्ड फोर्सेज। वो हमारी दुनिया की बेस्ट में से एक है, बेस्ट आर्म्ड फोर्सेज में से हमारी आर्म्ड फोर्सेज है। हमें उन पर नाज है, हमें उन पर गर्व है, हमें अभिमान है अपनी सेना पर। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई कह दे आतंकियों की बहन भेजिए ऐसी की तैसी कर दी, या कोई कह दे कि जी कहना मोदी की आगे नतमस्तक करे। शर्म करो थोड़ा सा बोलते हुए, चाटुकारिता करो, लेकिन ऐसे भी मत करो कि जीव मतलब चाट के आपकी जीव भी मतलब कट जाए, आपको पता ही ना चले आप क्या बोल रहे हैं। और मैं कुछ एक चीजें बताना चाहती हूँ, देश को अगर बनाया फेंकू उसमें 1 नंबर। और वायदों की बात तो कर लीजिए ना जरा, कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे तब तो 22 करोड़ होनी चाहिए, 10 लाख तो केंद्रीय पद आपके खाली पड़े, कौन सी 1 करोड़ भी नौकरी भी हो तो बता दो। निजीकरण कर रहे हो हर चीज का, फायर एंड फायर की योजना आप ले आए, अगर आपको नहीं पता तो पढ़कर आया कीजिए, ये व्हाट्सएप का एजेंडा मत चलाया कीजिए आजाद साहब आप। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये कहना है कि ये इनका एक काम बहुत ये वो है, इन्होंने मैंने कहा ना मोदी जी से किसी ने एक बार पूछा कि कोई एक चीज आप जब करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ही सेड आई मैनेज द मीडिया। ठीक है, ये काम और उन्होंने वो करके भी दिखाया, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत कम लोग हैं ज्योति जी आज जैसे जो निडर होकर सवाल पूछते हैं, बहुत कम ऐसे पत्रकार रह गए हैं। बाकी हमारा जो रेडियो रवाना चला दिल्ली से, जो मुख्य धारा की मीडिया थी, वो तो कराची में प्लॉट खरीदवा रही थी। चलिए हांडा जी, ठीक है, आपको लगता है कि मैं निडर होकर सवाल पूछती हूँ तो मैं आपसे भी पूछ लूँ, आप लोगों ने तो इमरजेंसी घोषित की थी ना, तब मीडिया का क्या हाल हुआ था कमल जी? वो तो घोषित था। अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि घोषित है तो अब तो वो तो अनाउंस किया गया था बकायदा। सुन तो लीजिए, आप मेरी बात पहले मेरी खत्म नहीं हुई, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। मैं ये बता रही हूँ, वही जो हमारा गोदी मीडिया चला रहा था दिल्ली का मुख्य धारा की मीडिया, उसी वो पाकिस्तान ने पकड़ा और वर्ल्ड फोरम पे दिखाया, देखो जी ये ऐसा कर रहे हैं। तो बदनामी किसकी हुई? हमारे देश की बदनामी हुई ना। कौन खड़ा हुआ हमारे साथ? रशिया जो हमारा नेचुरल अलायंस था वो भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। इतने पैसे उड़ाए इन्होंने। कुछ गैर जिम्मेदार मीडिया संस्थान ऐसा करते होंगे, हम दावे से कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है हांडा जी, आपकी बात आ गई मैडम, अभी सुनिए भी, आप सुनिए। नहीं, आप थोड़ी सी मैडम प्रदर्शन की नोट दीजिएगा ज्योति जी प्लीज। बोलिए। जीएसटी ने तोड़ डाला, शिक्षा नीति इनकी कुछ नहीं है, बेरोजगारी स्वास्थ्य का बुरा हाल है, आयुष्मान योजना फेल है। आप इमेजिन कीजिए 10 लाख मरे हुए लोगों का इलाज किया, अपने लोगों को फायदा पहुंचाया, और ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो शिकायत करने जाए उल्टा उसी के ऊपर केस हो जाता है। क्योंकि इनको ये है कि भ्रष्टाचार, और लोग भी क्यों जाना चाहते हैं। एक इनके प्रवक्ता ने कहा तो भविष्य नजर आता है भाजपा में, वो भविष्य नजर ये आता है कि भ्रष्टाचार की खुली छूट है, जितना लूट सके तो लूट, तो यही काम वो कर रहे हैं।
और भाजपा भी ये इनेलो वाले जिनके साथ मिले हुए हैं, ये मैं साफ तौर पे खुला कह रही हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की लच्चर व्यवस्था है, खुलेआम गोलियां चलती हैं। अभी तो लेटेस्ट अभी मैंने एक वीडियो देखा है ज्योति जी, जिसमें एक बंदा खुलेआम गोलियां चला रहा है और वो अपना नाम भी बता रहा है, चश्मा पहना हुआ उसने, ग्लासेस लगाए हुए हैं उसने। बिल्कुल, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को काम करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज और, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को थोड़ा और गंभीर होने की जरूरत है। अभी आप अगले उत्तर में बोलेगा, समय अगर बचेगा तो मैं लास्ट कमेंट के लिए आपके पास आऊंगी जरूर। नहीं, नशे की बात और करनी है। ठीक है, नशे की बात आप कीजिएगा, अगले उत्तर में कीजिएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बीजेपी आप जानते हैं रेणु साहब, इस तरह के फॉर्मूले, इस तरह के मंत्र लेकर आती है और अब भी दावा कर रही है कि हम सबको साथ लेकर चलें, सबका विश्वास हमने जीता है, सबका विकास हमने किया है एक समान रूप से। नहीं ज्योति जी, ये तो बिल्कुल ही बेईमानी है। सबका साथ और सबका विकास पद्धति पर भारतीय जनता पार्टी ने न कभी सत्ता की है और न ही आगे इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से विरोधियों को इन्होंने अंदर डालने का काम किया, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम किया, उसमें बहुत सारे लीडर, कितनी सारे ईडी के छापे पड़े, उसका आंकड़ा आप उठाओगे तो पिछले 10 साल के शासनकाल का और इन 10 साल के शासनकाल में ट्रिपल टाइम्स जो है ना ज्यादा ईडी के छापे पड़े हैं। अपने हरियाणा प्रदेश का हो चाहे देश लेवल के हो, कितने छापे डाल करके लोगों को अंदर करने का काम किया। यानी कि इसकी एक नीति जो मेरे समझ में आई है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, कि जो भी आपके खिलाफ बोलता है उसको कहीं ना कहीं हरासमेंट किया जाए और उसके किसी न किसी प्रकार से कानून के शिकंजे में उसको फंसाने का काम किया जाना चाहिए, और वो ऐसा कर रही है ये सरकार, इसमें कोई शक नहीं है। और सबका साथ लेकर के ये सरकार नहीं चली। आप देखिए किस प्रकार से भरत भूषण को, भारत भूषण शरण जो था, इतने शरेआम उसके ऊपर इल्जामात लगते हैं और वहां पर बड़ा आंदोलन चलता है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी एफआईआर सही तरीके से दर्ज नहीं की जाती है। दोबारा से हाई कोर्ट फटकार लगाती है कि आप इसमें ये धारा जोड़ने का काम करें, तब जाकर के एफआईआर दर्ज होती है। और उसके बावजूद भी इतना प्रेशर बन गया था, लेकिन उसको जो अपना अध्यक्ष पद था उससे इन्होंने हटाया नहीं, बल्कि उसकी पैरवी करने का काम किया। इसी प्रकार से और भी कितने भाजपा के लीडर हैं। अभी को धाकड़ की भी वीडियो चल रही है, मनोहर लाल धाकड़, उसके ऊपर क्या एक्शन सरकार ने लेने का काम किया। अपने आदमियों को बचाओ और दूसरों को फंसाओ, ये नीति रही है। अपने हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि मैं संदीप खेल मंत्री का इस्तीफा नहीं लूंगा, और वो उनसे मंत्रालय तो छुटवा दिया, लेकिन स्टेशनरी वाला मंत्रालय नहीं छुटवाया। फिर भी मंत्री की फैसिलिटी उसको मिलती रही। जिस विभाग में जांच हो रही थी, खेल और युवा मंत्रालय जिसमें जांच चल रही थी, वो विभाग तो ले लिया था ना सीएम ने, पूर्व सीएम मनोहर लाल ने, ताकि वो जांच को प्रभावित न कर पाए। लेकिन दूसरा जो उसका पोर्टफोलियो था वो नहीं ले, लेकिन उसको पूर्ण रूप से निकालना चाहिए था, तभी जांच सही तरीके से होती। और जब चंडीगढ़ पुलिस अपनी रिपोर्ट दे देती है, एफआईआर दर्ज कर लेती है, रिपोर्ट सबमिट कर देती है, उसको दोषी मान लेती है, उसके बाद भी उसको पदच्युत करने का काम नहीं किया गया, उसको मंत्री बनाए रखने का काम किया गया। इसलिए मैं कहता हूं इस सरकार की पॉलिसी है अपनों को बचाओ दूसरों को फंसाओ, इस नीति के आधार पर ये सरकार कार्य कर रही है। दूसरी बात देखिए, सीडीएस है अपने अनिल चौहान जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अनिल चौहान जी ने जब ये देश में इस तरह के जवाब मांगे जाने लगे कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि भारत का कितना नुकसान हुआ वो ऊपर करो, वो सबको बताओ, पब्लिक डोमेन में डालने का काम करो, तो सीडीएस चौहान का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई ये युद्ध होता है और युद्ध में नुकसान तो कुछ ना कुछ सभी का ही होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, और एक वार स्ट्रैटेजी होती है, हम इसको ऊपर नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो नहीं बताई जा सकती और ना ही बतानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई इसी एक बात को बार बार गाता रहे कि बताइए कितने जेट हमारे मार गिराए गए, कितने हमारे ड्रोन मार गिराए गए, कितने हमारे सैनिक, ये बातें वार स्ट्रैटेजी में नहीं पूछी जाती है मेरे कांग्रेस वाले भाइयों। ये आर्मी का एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है जो नहीं बताई जाती। कोई नहीं बताएगा कि दुश्मन ने मेरा इतना नुकसान किया, हमने कितना दुश्मन का किया, वही हम बताते हैं। और इसका नरेंद्र सरेंडर का ज्योति जी कितना बैड इफेक्ट पड़ा आपने सुना होगा। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद इसाक डार, उसने कोट किया राहुल गांधी के बयान को। उसने कहा कि भारत के एक सीनियर लीडर ने माना है
कि भारत ने सरेंडर किया है, इसलिए पाकिस्तान कहता है कि हम जीते हैं। वहां कोर्ट हुआ है ये बयान। वाकई भारत के लिए तो नुकसानदायक है जब देश के नेताओं के बयान पाकिस्तान के हेडलाइंस बनते हैं, तो इसमें देश का तो कोई फायदा हो ही नहीं सकता। जादून साहब, आपसे एक सवाल मेरा रहेगा। ये दैनिक ट्रिब्यून 2014 से पहले तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, बीजेपी आज ये कह रही है। ज्योति जी एक बात और चलिए जल्दी आप कीजिए, कंप्लीट कीजिए। हाँ, एक बात जो अभी तुर्की वाले हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक ने बताई कि तुर्की में तूफान आया और हमने उसकी मदद की ऑफर दी और मदद भी की। तुर्किस्तान जो है किस प्रकार से खुले रूप से पाकिस्तान की मदद के लिए अपना नौसेना बेड़ा उन्होंने भेज दिया था बॉर्डर के ऊपर और पूरे युद्ध के साजो सामान के साथ आया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को कठोर रुख भी अपनाना चाहिए। जो खुले तौर पर हमारी दुश्मनी कर रहा है उसको हमें मदद करने की जरूरत नहीं, उसके हितैषी देश और बहुत हैं, वो उनकी मदद कर लेंगे। ऐसे मौके पर ऐसे देशों को सबक सिखाना भी हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कुछ कदम उठा भी रही है सरकार व्यापार के लिहाज से। मैं जादून जी से, देखिए काफी अहम सवाल अपने आप में, तुष्टीकरण होता था 2014 से पहले, ये बीजेपी वाले कहते हैं। उधर कांग्रेस नेता या विपक्ष के लोग ये कहते हैं जादून साहब की अब पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है, अब 11 साल में देश में हिंदू मुसलमान बहुत हो गया है या कहीं जात पात की सियासत बहुत तेज हो गई है। तो कैसे आप देख रहे हैं तुष्टीकरण वर्सेज पोलराइजेशन? देखिए ऐसा है कि पोलराइजेशन तो पहले भी होता था। अब वो देखिए कि जो आतंकवादी घटनाएं होती थी वो क्या परिणाम देती थी। आतंकवादी घटनाएं, विस्फोट हो गया, कहीं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विस्फोट हो गया, कभी मंदिर में हो गया, कभी जो है अक्षरधाम मंदिर पर हो गया, कभी संसद पर हमला हो गया। तो ये जो घटनाएं होती थी वो क्या करती थी, वो भी पोलराइजेशन करती थी। वो पोलराइजेशन ही होता था कि निश्चित तौर पर पड़ जाते थे कि आतंकवादी ये वर्ग विशेष के हैं तो ये इनके खिलाफ हमें रहना है। तो पोलराइजेशन तो हो ही रहा है। ये फिर किस तरह से तर्क दे रहे हैं कि पोलराइजेशन नहीं हो रहा था और तुष्टीकरण नहीं हो रहा था, पूरी इतनी ढील, अब इतनी आतंकवादी घटनाएं तो नहीं हो रही। फिर कांग्रेस ने क्या किया 2008 में जब मुंबई हमला हुआ और जिसमें 175 लोग मारे गए, तो फिर उसका जवाब क्या दिया इन्होंने? क्या वो पोलराइजेशन नहीं था? जब इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, पाकिस्तान से आतंकवादी आके और घुस गए देश में और उनको घुसने का मौका कैसे मिला? तो ये तो गौर करना चाहिए। तो कम से कम जो है अभी 26 हमारे पर्यटक मारे गए, उसके पीछे भी आप राजनीति देख तो रहे हैं। आप मान रहे हैं कि बीजेपी जो कहती है कि अब देश के भीतर जो बम ब्लास्ट होते थे, या बहुत बार हम भी टीवी जब बचपन की हम बात करें सुनते थे कि कोई भी लावारिस सामान बम हो सकती है, विस्फोटक सामग्री हो सकती है, उसे न छुएं। तो आप इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि हाँ ये सब कम हुआ है, देश के भीतर कम हुआ है? निश्चित तौर पर कम हुआ है। अब ये जिस तरह से भय का वातावरण था वो भय का वातावरण कम हुआ है। पहले मान लीजिए कि कहीं कोई टूरिस्ट जाता था, किसी शहर के होटल में ठहरता था, तो वहां जो है कोई आईडी नहीं मांगी जाती थी उससे। लेकिन जब ये आतंक का दौर चला तो हर होटल पर ये जरूरी हो गया कि आप आईडी पेश कीजिए, आधार कार्ड बताइए, वोटर आई कार्ड बताइए, कुछ बताइए आप कहाँ से आए, कैसे हैं, क्या है। तो ये आतंकवाद का दौर था ना, तो ये तब से शुरू हुआ है, अब तक चला आ रहा है। तो भय का इतना वातावरण था देश में, उसमें फर्क आया है। नक्सली समस्या पर बहुत लगाम लगाई गई है, नक्सलवाद खत्म होने वाला है। जो सरकार ने टारगेट कर दिया कि नक्सलवाद खत्म हुआ है, बड़ी संख्या में या तो नक्सली मारे गए या उन्होंने आत्मसमर्पण किया। तो नक्सली समस्या क्यों थी, वो चलती क्यों रही? बड़ी संख्या में लोग मारे गए, आपकी जवान मारे जाते थे। क्या ये समय के साथ हुआ कि सरकार की विल पावर और सरकार की नीयत पर ही बहुत डिपेंड करता था? तो ये सब काम हुए हैं ना, इसको तो आप इनकार नहीं कर सकते। या फिर वो जो बताते हैं कि 2014 से पहले इतने मेडिकल कॉलेज खुले, इतने एम्स खुले, इतने IIT खुले, या तो आप उन आंकड़ों को सामने रखकर और खारिज कर दीजिए कि हाँ नहीं हुआ ये काम, या इतने किलोमीटर हाईवे बन गए, इतनी सड़कें बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुआ है, ढांचागत विकास हुआ है, आप उसको खारिज कर दीजिए, बता दीजिए कि भाई वो हुआ। अभी जो है जो भारतीय विमान गिराए जाने की बात चल रही है, उसमें ये बताया गया है कि चाइना ने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान को और उसकी सैटेलाइट प्रणाली से उसने किस तरह से उसने निगरानी करके अटैक किया है। तो आप बताइए कि कांग्रेस तो ये कहती है कि अपने देश का बहुत तेजी से विकास किया, तो अब तक जो है सैटेलाइट प्रणाली का विकास क्यों नहीं कर पाया कि वो चाइना के सपोर्ट से वो आपके विमान गिरा रहा है। और CDS ने जो इशारा किया है वो सैटेलाइट प्रणाली की तरफ ही किया है कि हमारे पास उतनी विकसित प्रणाली नहीं थी कि हम उसका जवाब दे सकें। और उन्होंने ये कहा कि विमान गिराना या उनकी संख्या महत्वपूर्ण नहीं है,
जबकि महत्वपूर्ण ये है, ये देखा जाना चाहिए कि वो क्यों गिराए जा सके। तो इसको तो समझना चाहिए। सारी डिफेंस पॉलिसी आप खोल के रख दोगे दुनिया के सामने, फिर आपके पास बचेगा क्या? ये मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ बीजेपी से। ना 11 साल में कोई जवाबदेही है, ना कोई बदलाव है, केवल और केवल कोरा प्रचार के, ये कांग्रेस का कहना है। देखिए ज्योति जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार का बिहेव डिबेट में कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। जिस प्रकार से उन्होंने समस्याएं गिनवा दी कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ देश में, मुझे लगता है कि तमाम तरह, और इन्होंने तो ये कह दिया कि देश की दुर्दशा कर दी है इस प्रकार से। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि 11 साल का जो सुशासन है, आप जवाबदेह सरकार है, बिल्कुल पारदर्शी सरकार है। जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं देश के अंदर थी 2014 से पहले, उन सब अव्यवस्थाओं को मिटा करके एक सुशासन देश के अंदर कायम किया, वो वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैंने डिबेट के शुरू में भी कहा, ऐसा कोई क्षेत्र आज है नहीं जिसके ऊपर वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने काम नहीं किया है। चाहे वो अंत्योदय की बात हमने की, चाहे किसानों का क्षेत्र है, चाहे वो स्टार्टअप्स का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र है, चाहे वो हमारे देश की रक्षा जो तकनीक है, जो स्वदेशी हुई है इस समय, उसका विषय है। कैसे तमाम सारे जो भी देश में मुझे लगता है कि जिन चीजों पे काम करने की आवश्यकता थी, उन सब विषयों पे देश में काम हुआ है और एक जवाबदेह सरकार है, हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेह है। अब कांग्रेस के लोग हैं, उनका काम है आरोप लगाना, वो तारीफ तो सरकार की कर नहीं सकते। जब वो लोग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं देश के लिए कि देश के नेतृत्व ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के आगे, उनके जो बयान है वो पाकिस्तान के अंदर हेडलाइन बनते हैं, तो देश के अंदर हुआ उनका जो विकास कार्य है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, वो उसको तो आप बिल्कुल नकार ही देंगे। क्योंकि जब वो देश में ऐसे मुद्दों पे देश के साथ नहीं खड़े होते, तो इस प्रकार के विकास कार्यों में तो वो कहीं खड़े होंगे आपके सामने। आपने देख ही लिया उनका व्यवहार जिस प्रकार से है। और आपने कहा कि आप भी बार बार इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी का दौर तो हमने नहीं देखा, तब पैदा भी नहीं हुए थे उस समय, क्या हालात थे मीडिया के, और वो तो घोषित इमरजेंसी थे, उसके 50 साल पूरे हो गए, सुना और पढ़ा तो है कम से कम कर दिए थे। और मुझे लगता है बिल्कुल, हाँ, आपने देखा नहीं है, लेकिन हमने सुना और पढ़ा है किस प्रकार के हालात थे। आज हर व्यक्ति के प्रति, एक गरीब से गरीब व्यक्ति के प्रति, अंतिम पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति के प्रति भी ये सरकार जवाबदेह है, जिम्मेदार है, और एक सशक्त नेतृत्व इस देश के अंदर इस समय है। मैं अभी समय हालांकि अलाउ नहीं कर रहा है, हांडा जी भी लास्ट में कुछ ना कुछ कहना चाहेंगे। अच्छा, ये दावा, कमल जी ये दावा कर रहे हैं कि हम तो संकल्प पत्र से लेकर रिपोर्ट कार्ड पेश करने की राजनीति हमने शुरू की है। हम रिपोर्ट कार्ड रखते हैं जनता के सामने, इतनी जवाबदेही है हमारी। ये रिपोर्ट कार्ड नहीं रखते हैं मैडम, ये ईवीएम की अदला बदली करते हैं, बेईमानी करते हैं, वोट प्रतिशत बढ़ाते हैं, जो कि मैंने शुरू में ही कहा। पहली बात। दूसरी बात ये, अरे मैडम, आप ईवीएम का रोना कब छोड़ेंगे? ईवीएम का रोना कब, ज्योति जी से पूछिए एक बार, ये ईवीएम का रोना कब छोड़ेंगे? वाली बैठ जाके भी सिलेंडर लेके, नहीं, आप इनसे पूछ लीजिए एक बार कि ईवीएम कोरोना कब छोड़ देंगे इसको। ये लोग जहां पे इनकी सरकार बनती है, इनकी कर्नाटक में सरकार बनती है, इनकी तेलंगाना में सरकार बनती है, तब लोग ये आप इनको ईवीएम नहीं दिखती है। अब इनको आप लास्ट कमेंट आप मत बोलिए ना बीच में, सुन लीजिए सर। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, मणिपुर की बात नहीं की राजेंद्र जाधव ने, जो कि पत्रकार हैं, अपने आपको बता रहे हैं। एयर मार्शल की बात भी नहीं की। बाकी मैं रेडियो से तो उम्मीद क्या करूं कि वो अनिल चौहान जी ने इंग्लिश में क्या कहा था, इनके तो पल्ले नहीं पड़ा हुआ, इनके सिर के ऊपर से निकल गई होगी बात। उन्होंने क्या कहा था, ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया और राइटर्स को दिया उन्होंने इंटरव्यू, अनिल चौहान जी ने, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है पूरी तीनों सेना की, तीनों आर्मीज के, जल थल और वायु के, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि हमें जेट फाइटर्स टाइम पर नहीं मिलते, साइन तो हो जाते लेकिन मिलते नहीं। अरे भाई, ठेकेदार बन के जब प्रधानमंत्री घूमेंगे, बिजली बेचेंगे अडानी के साथ, उसको ठेके दिलाएंगे, तो यही हाल होगा देश का फिर, जैसा कि आपने कर दिया है इस टाइम पे। नरेंद्र कमल जी आगे समय नहीं। रेणु साहब एक वाक्य में अगर आप कुछ कहना चाहें, वाइंड अप का टाइम है अभी। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार की जो पॉलिसी रही है, अपना बचाओ और विरोधी को फंसाओ, इसके तहत कहीं ना कहीं जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इस सरकार ने किया बड़े तौर के ऊपर, उससे हमारा लोकतंत्र भी कमजोर हुआ है। आज हर आदमी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में डरता है और उसके मन में ये बात रहती है कि यदि हम विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे घर भी कोई ना कोई संस्था आएगी और हमारे को। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए। तो मोदी सरकार के 11 साल को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।